नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज हम काशी के अस्सी घाट पर मौजूद हैं। हमारे बीच में एक समाज सेविका ऐश्वर्या श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। इनके बारे में आपको बता दूं, आपने समाज सेवा जो है वर्ष 2009 से शुरू की है और काफ़ी समाज सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान रहा है। इसके साथ ही आपने जो बेस्ट कार्य किए, सराहनीय कार्य किए हैं, आपको उपलब्धियां भी काफ़ी कुछ मिली हैं, समाज से भी मिली हैं, ऊपर सरकार से भी मिली हैं। आपको जो है पूर्वांचल रत्न सम्मान 2021 में मिला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सद्भावना सम्मान 2019 में मिला है। यूपी गौरव अलंकरण सम्मान, काशी रत्न सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, जिसको लेके PM मोदी भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो आप ऐसी समाज सेविका हैं जो आप नारियों के प्रति भी खासा रुचि रखती हैं। आपको ऐसा सम्मान मिला है। और आपको बता दें, ये वर्ष MBA की डिग्री आपने जो है छत्तीसगढ़ से हासिल की है। तो आइए हम इनसे सीधे ही आपको रूबरू कराते हैं कि आपका समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है, आपने क्या किया है। ऐश्वर्या जी, आपका दस्तक भारत टीवी में स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने समाज सेवा किसकी प्रेरणा से शुरू की, आपकी ये रुचि कहाँ से जागी, ये आपसे जानना चाहता हूँ। समाज सेवा, मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय किसी प्रेरणा का नहीं है। ये विषय है आप इंटरनल कैसे हैं। और अगर प्रेरणा की बात करें तो हमारे पिताजी के नाना जी, जिनके नाम पे हमारी NGO सोसाइटी चलती है, स्वर्गीय काशीलाल, तो स्वर्गीय काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो मेरे नाना जी के नाम पे खोला है, मैंने बनाया है। तो ये सोसाइटी बनाने का सबसे पहला मैं आपको वो बताती हूँ कि क्यों मैंने बनाया। मेरे नाना जी की इकलौती संतान मेरी दादी बेटी थी। तो नाना जी का हमेशा ये परेशानी और टेंशन का विषय रहता था कि मेरी सिर्फ बेटी है और मैं नहीं रहूँगा तो मेरे घर में दिया बत्ती कौन करेगा। तो इस परेशानी, इस टेंशन को देखते हुए मैंने उनके नाम पे ही एक सोसाइटी बनाई और 2009 में स्वर्गीय काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर। अब आप को मैं बताऊं, एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि नाना जी का जहां आवास था धनीपुर में, वहां पीछे बहुत गरीब बस्ती है, बहुत बहुत ही मतलब एकदम नीचे लेवल के तबके के लोगों की बस्ती है, जो कि अपने बच्चों का एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने विद्यालय बनाया उन्हीं के आवास में। और आज 250-300 बच्चे हैं उस विद्यालय में, 2009 से चल रहा है। और ये मैं समाज को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ इस काम के और इस सोसाइटी के तहत कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका बेटा नहीं है उसके घर में दिया बत्ती नहीं होगी, उसका नाम नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बस बेटी को उस काबिल बनाइए, बेटी को आज़ाद छोड़िए, बेटी को के ऊपर भरोसा रखिए, बेटी को उस काबिल बनाएंगे तो बिल्कुल नाम चलेगा। आपने जैसा कि बताया कि आप एक शिक्षण संस्थान भी उसकी डायरेक्टर भी हैं और ये प्रेरणा आपको जो है नाना जी से मिली। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी कोरोना काल जल्द ही बीता है, कुछ कम हुआ है, और तो ऐसे में आपने कोरोना काल में समाज सेवा क्या किया है, लोगों की मदद कैसे करी है? क्योंकि उस दौरान हर कोई बहुत परेशान था, ऑक्सीजन से लेकर के खाने पीने को लोग मोहताज थे। तो उस क्षेत्र में आपने क्या कदम उठाया? कोरोना काल में जो मेरे से हो पाया, जो अपनी क्षमता से हो पाया, आप लोगों को पता है कि कोई मैं सरकारी पद पे हूँ नहीं, जो मेरा पॉकेट अलाउ किया, तो मैंने कच्चा राशन, पका के भी भोजन, इवन मैं खुद ही लगभग 100 पैकेट तैयार कर लेती थी अकेले, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता होगा कि कोई काम करने वाला भी नहीं मिलता था। उस समय सब डरे सहमे थे, तो काम करने वाले लोगों की भी दिक्कतें थी, सब अपने घरों में थे। तो मैं खुद ही अकेले बनाती थी और घर वाले भी सपोर्ट थोड़ा करते थे इसमें। 100 पैकेट अकेले बना के और फिर दिन भर, क्योंकि उस समय वाहन भी बंद था, चलना मना था, तो 2 व्हीलर से ही निकल के शहर में डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी। ये तो पहली वेव की, क्योंकि उसमें समस्या खाने की थी, लोग इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे और भूखे थे, तो उसमें राशन की समस्या हुई। लेकिन जो सेकेंड वेव आया उसमें तो राशन तो सेकेंडरी हो गया, उसमें तो ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन सबसे पहला हो गया।
तो उसमें भी अपने से जो भी बन पड़ा, जैसे 2-3 जगहों पे जहाँ पे सिलेंडर फील हो रहे थे वो सब करा, मतलब जो हो पाया। और जैसे इसमें एम्बुलेंस की दिक्कतें थी क्योंकि पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे, तो अपने पैसे से ख़रीदी, सोसाइटी के नाम पे वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है जो मैंने ख़रीदी थी, और वो मैंने डीएम साहब को सुपुर्द किया शहर के सेवा के लिए, सेवार्थ, जिसमें ड्राइवर भी मेरा ही था, फ्यूल भी हम ही देते थे। बट ये लगा कि जो हम कर पाएँ, सरकार की मदद, लोगों की मदद, वो हमने अपने लेवल से किया। समाज सेविका हो तो ऐसा, आपने मरीजों को पहुंचाने के लिए सोसाइटी के नाम से एक वाहन तक खरीदा, अपने निजी खर्चे पे आपने ड्राइवर रखा, लोगों के जन जन तक जाने के लिए आपने पूरा प्रयास किया, लोगों की मदद की। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में भी आप हैं क्या, या राजनीति में आप अपना कदम बढ़ा रही हैं, सुना है हमने, तो कहाँ, कैसे, किस जगह जा रही हैं? राजनीति में कदम बढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। जैसे समाज सेवा की अगर हम बात करते हैं और हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, तो समाज सेवा का हमारा क्षेत्र जो होता है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि अब खुद से जो कमाएंगे हम वही काम कर पाएंगे, खर्च अपने जेब से करना होता है। और अगर हम किसी राजनीतिक दल में हैं या किसी पद पे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अपने पॉकेट से ना भी करने की अगर हैसियत हो हमारी, सिर्फ जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी हम ज़मीनी स्तर तक ले आ दें, तो हम अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, अभी हम किसी राजनीति में कहीं नहीं है या किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, तो ऐसे स्थिति में अभी 2 दिन पहले आपने सपा के बैनर तले कुछ प्रदर्शन रहा जो अखिलेश जी के निर्देश पर, तो वहाँ आप पता चला आप मौजूद भी रही हैं, तो क्या माना जाए कि आप अखिलेश की पार्टी में जाना चाहती हैं, या क्या ऐसा है, या अगली सरकार अखिलेश की बननी जा रही है? देखिए, यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, प्रदेश लेवल की बात करें, तो अभी जो सरकार हमारी रूलिंग है उसकी जो कार्यशैली है वो मुझे व्यक्तिगत मेरा ये राय है, जो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात है इन मुद्दों पे कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। तो उसमें अभी जो प्रदर्शन हुआ था, जो धरना प्रदर्शन हुआ था माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पे, तो मेरा उसमें जाने का ये सबसे बड़ा कारण रहा कि वो मुद्दों के लिए था। वो था बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो था महंगाई के लिए, वो था जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए। तो राजनीतिक दल तो एक अलग विषय है ही, लेकिन जो इस समय देश की समस्या है, जो अपने प्रदेश की समस्या है, वो सबसे ही बड़ा मुद्दा है कि अब हम एक महिला हो के, अभी हमने आपको बताया कि एक महिला, यहाँ समाज में भ्रम है कि बेटी अगर है तो नाम कौन चलाएगा, और वहाँ उस देश में जहाँ के अब रेशियो भी बहुत ही नीचे गिर रहा है महिलाओं का, पहले कुछ और था और अब महिलाएं और कम होती जा रही हैं उस देश में भी, और महिलाओं की ये स्थिति है। और एक ऐसी राजनीतिक दल जो सरकार में है, और उनके सरकार जो जिनका हम दिल से रिगार्ड भी करते हैं, भाई रूलिंग पार्टी है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस सरकार में भी महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है, तो ये कैसे ही स्वीकार किया जाए? आप ही बताएं कि ये स्वीकार करने योग्य बात ही नहीं है। तो धरना जो था वो इस मुद्दों पे था, इस वजह से मेरा जाना था, और अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं एकदम पूरी, जैसा कि आप ये कहा जाए कि आप विपक्ष को मजबूत करने के लिए, या कहीं विपक्ष नहीं है उसको मजबूत करने के लिए आप जाना चाहती हैं या राजनीति में आ रही हैं, तो ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश की सरकार के लिए, किसी भी देश की सरकारी व्यवस्था के लिए विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। जब विपक्ष मजबूत होता है तो ही रूलिंग पार्टी अच्छा काम करती है। तो अभी विपक्ष की जो वो स्थितियां हैं, मैं अपना व्यक्तिगत बात ये कह रही हूँ कि अगर कोई लीडर जो विपक्ष में है वो ज़्यादा आवाज़ उठाता है तो उसके लिए जाँच बैठा दी जाती है, और हमको ऐसा लगता है कि जांच करेंगे तो सोना भी खरा नहीं मिलता, उसमें भी कुछ मिलावट मिलती है। तो हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं अगेंस्ट, आप मेरे खिलाफ जांच भी बैठा लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या जी, ये तो सामान्य सी बात है, जो भी सरकार में रहती है तो उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो है वो जांच करा रही हैं, सारी चीज़ें हैं।
पहले जो भी सरकार में रहे हैं वो ऐसा कराते आए भी हैं, लेकिन आप इसको कहाँ भूल रही हैं कि आप जहाँ खड़ी हैं ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है और आप कहती हैं कि जो है रूलिंग पार्टी के कार्यों को हम पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा पीएम मोदी अभी 2 दिन पहले आए, बहुत कुछ यहाँ इन्होंने सौगात दिया, करोड़ों का 1583 करोड़ की सौगात दी। उसके बावजूद आप कहती हैं कि रूलिंग पार्टी है या इनके कार्यों को हम नहीं पसंद करते हैं, और शायद इसके पहले काशी की क्या दुर्दशा से इसको भी आप जानती हैं। तो क्या इस पर संदेश देना चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास था कि काशी के सांसद जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो काशी का विकास होगा। लेकिन ठीक है, उन्होंने सौगात दी, हम इस बात से स्वीकृत करते हैं। लेकिन जो गलियों में जो सड़क, अभी जैसे हम आपको बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए, काशी आए, उनके आगमन पे जो गड्ढे थे उनमें चकती रातों रात लगा दी गई, जो गंदगी थी उसको बैनर होल्डिंग से ढक दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, हमारी क्षेत्र, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो माननीय विधायक जी जो है हमारे क्षेत्र के, 7-7 साल से उनके पास एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं और उसका कोई भी मतलब उसका वो नहीं। और हम पर्सनल अपनी बात बता रहे हैं, हम जबकि समाज में इतने एक्टिव हैं, हम उनसे बात करने की, मिलने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, जिसका मैं रिकॉर्ड आपको दे सकती हूँ, और मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही है। हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है, तो एक आम जनता का क्या ही हाल होगा। आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र लोगों के, मैं आपको मौके पे ले चल के दिखाऊंगी कि लोगों के घरों में सीवर का पानी चला जाता है और 7 साल से सीवर ध्वस्त का एप्लीकेशन डला हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं है। तो उन्होंने सौगात दिया क्योंकि उनका ये कर्तव्य है, और हम उनके खिलाफ बात करेंगे जो हमें नहीं मिलेगा, ये मेरा अधिकार है। तो हम अपने अधिकार के लिए तो बात करेंगे ही ना, कि उन्होंने अगर मुझे कोई सौगात दी तो उसके बदले जो मेरे को चाहिए वो मैं नहीं बोलूं। आज हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि सिर्फ जिन पदों पे जो अधिकारी नियुक्त हैं, चाहे वो विधायक जी हों, मंत्री जी हों या पार्षद हों, जो भी हों, सिर्फ हर आदमी अपने लेवल का काम करे। जहाँ वो नियुक्त है, जहाँ जनता ने उन्हें चुना है, सिर्फ वो अपने लेवल पे भी काम करे तो बहुत तरक्की हो जाएगी, हमारे शहर का विकास बहुत हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा, समाज सेविका जी ने कहा कि देश के पीएम हैं और सबसे मिलते नहीं हैं, तो वास्तविकता भी है कि देश के पीएम हैं, सबसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम में जनसभा भी शामिल रहती है, जनसंवाद भी करते हैं। फिलहाल ऐश्वर्या जी ने अभी तक पिछले 12 वर्षों में समाज सेवा से लेकर, शिक्षा जगत से लेकर, कई सम्मान से लेकर के जो भी आपने कुछ किया है उसको हम दस्तक भारत के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे दस्तक भारत टीवी के साथ बने रहिए।